हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों हम लोग जो ऑफिशियल मॉडल पेपर कर रहे थे बायोलॉजी का, उसी का दोस्तों आज ये सेट 3 है। इसमें भी दोस्तों हम लोग सभी चीज यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों को करेंगे। आपको क्या करना है, शुरू से लेकर एंड तक सबसे पहले तो वीडियो को देखना है। और जो क्वेश्चन नहीं बने, क्योंकि वीडियो देखने का मतलब तब तक नहीं बनेगा जब तक आप क्वेश्चन को नोट नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज उसको नोट करेंगे, वरना ये वीडियो देखने का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया था। मेरे साथ साथ आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तैयार किया हुआ वाला क्वेश्चन है, कारगर साबित होने वाला क्वेश्चन। ये इसमें दोस्तों वही क्वेश्चन है, या तो पूछा हुआ होगा या फिर दोस्तों पूछने का 100% चांस होगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप ऑफिशियल मॉडल पेपर का सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं तो 60 से 70% आपकी तैयारी यहीं से हो जाएगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आप लोग मेरे साथ साथ आंसर देते हुए चलेंगे। भ्रूण संवर्धन प्रयुक्त होता है कलोनन जलन में कौन सा, यानी कि यहां पर सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि भ्रूण संवर्धन जो है वो प्रयुक्त हो जाए, यूज जो होता है वो कहां पर होता है। सिंपल यही क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका संकरण अवरोधकों को दूर करना, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, संक्रमण अवरोधकों को दूर करना, भ्रूण संवर्धन वहीं पे यूज होता है। एम्ब्रॉय कल्चर जो यूज होता है वो कहां पर होता है, रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन पर। डीएनए शुद्धिकरण के दौरान पादप कोशिकाओं के लिए कौन एंजाइम व्यवहार में लाया जाता है। यानी कि जब हम लोग जो है डीएनए प्यूरिफिकेशन होता है तो कौन सा पादप कोशिका है, डीएनए शुद्धिकरण के दौरान कौन सा पादप कोशिका है जो कि एंजाइम के व्यवहार में लाया जाता है, लाइसोजाइम को या फिर सेलुलोज को या फिर काइटिनेज को या फिर क्यूटिनेज को। तो सेकंड का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है सेलुलोज, यानी कि ऑप्शन बी। इसी को व्यवहार में लिया जाता है डीएनए के शुद्धिकरण के दौरान। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वांछित विशेषताओं वाले पौधे और जंतुओं को प्राप्त करना किसके द्वारा संभव हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा या फिर इकेबाना के द्वारा या फिर उत्तर संवर्धन के द्वारा। उसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन है क्रोमोसोमल इंजीनियरिंग के द्वारा। थर्ड का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो है वांछित विशेषता वाले पौधे और जंतुओं को प्राप्त कर किया जाता है, यानी किसी के द्वारा। समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फटाफट मेरे साथ साथ आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे, इससे आपको मनोबल इच्छा बढ़ेगा, आपको लगेगा कि आप कितना पानी में है, और लास्ट में बताएंगे कि कितना आपका सही हुआ। उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इटाई रोग जो उत्पन्न होता है वो किससे होता है, मतलब इटाई रोग होने का कारण क्या है, किसके कारण से होता है, आर्सेनिक, नाइट्रेट, पारद या फिर कैडमियम। तो 4 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है कैडमियम, यानी कि ऑप्शन डी। तो इटाई रोग जो उत्पन्न होता है वो कैडमियम के कारण उत्पन्न होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कैलस संवर्धन में जर का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है, कैलस संवर्धन में जर का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है, जिब्रेलिन के द्वारा, साइटोकाइनिन के द्वारा, फिर ऑक्सिन के द्वारा, एथिलीन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है जिब्रेलिन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो कैलस संवर्धन में जो जर का बनना है वो जिब्रेलिन के द्वारा प्रेरित होता है। 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में होता है, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में क्या होता है, रेप्लिकेशन का एक ओरिजिन जिसको हम लोग उद्भव स्तर बोलते हैं, या फिर रेप्लिकेशन के बहुत सारे ओरिजिन, या फिर डीएनए का रिपेयर जिसको मरम्मत, रिपेयर का मतलब मरम्मत यानी कि ठीक करना। ठीक है, उसके बाद रेप्लिकेशन प्रक्रिया बहुत धीरे होती है। सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में क्या होता है। सिंपली 6 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है रेप्लिकेशन का एक ओरिजिन, उद्भव स्थल, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अच्छे से पढ़ के देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब, 28 फरवरी को, 10 अप्रैल को, 7 अगस्त को, 5 जून को। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 5 जून को, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नीलदे सिंड्रोम किसके द्वारा होता है, नीलदे सिंड्रोम किसके द्वारा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है मेथेनोग्लोबिन। क्या है, मेथेनोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन डी। तो नीलदे सिंड्रोम जो है वो मेथेनोग्लोबिन के द्वारा होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली विभिन्नताएं हैं, उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली जो विभिन्नताएं है वो कौन सी विभिन्नताएं हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों सोमा कलोनल विभिन्नताएं, यानी कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, सोमा कलोनल विभिन्नताएं। राइट आंसर आपका हो जाएगा सोमा कलोनल वेरिएशन। ठीक है, उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली ये विभिन्नताएं हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वाहिद जलमल उपचार के किस स्टेज में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है, वाहिद जलमल उपचार के किस स्टेज में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट माइक्रोब्स आर यूज्ड। तो दोस्तों 10 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा द्वितीयक उपचार। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी कि वाहिद जल उपचार के द्वितीयक उपचार स्टेज में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है, नियंत्रक जीन को यानी कि रेगुलेटर जीन को क्या कहा जाता है, निरोधक जीन,
रिप्रेसर जीन, ऑपरेटर जीन या फिर प्रोमोटर जीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा दोस्तों निरोधक जीन। जी हाँ, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इनहिबिटरी जीन, जिसको हम लोग बोलते हैं निरोधक जीन। तो नियंत्रक जीन को क्या कहते हैं? निरोधक जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, यूकेरियोट्स में इंटीग्रेटर क्या है? यूकेरियोट्स में इंटीग्रेटर जीन प्रोकैरियोट्स के किस जीन की तरह कार्य करता है? नियंत्रक जीन की तरह, ऑपरेटर जीन की तरह, प्रोमोटर जीन की तरह या फिर संरचनात्मक जीन की तरह? तो 12 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है नियंत्रक जीन की तरह। तो यूकेरियोट्स में जो इंटीग्रेटर जीन प्रोकैरियोट्स होता है, प्रोकैरियोट्स होता है, उसमें जो जीन है वो किस तरीके से कार्य करता है? नियंत्रक जीन की तरह। राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है, यानी कि रेगुलेटर जीन की तरह। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। दालों में अनुपस्थित एमिनो अम्ल का जोड़ा होता है। सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि दालों में अनुपस्थित एमिनो अम्ल का जो जोड़ा होता है वो किसका होता है? किसका जोड़ा होता है दालों में अनुपस्थित एमिनो का? यहाँ पर अनुपस्थित पूछ रहा है, यानी कि नॉट प्रेजेंट, कौन प्रेजेंट नहीं रहता, किसका जोड़ा प्रेजेंट दालों में नहीं रहता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा, जी हाँ, मेथियोनिन व सिस्टीन। मेथियोनिन व सिस्टीन का जोड़ा जो है, यानी कि पेयर जो है वो कहां पर? दालों में उपस्थित नहीं रहता है, यानी कि पल्स में उपस्थित नहीं रहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंधन होता है? किस प्रकार का बंध बनता है, यानी कि किस प्रकार का बॉन्ड बनता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में दो अमीनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंध बनता है? पेप्टाइड, हाइड्रोजन या फिर न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लियोसाइड? 14 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है पेप्टाइड, यानी कि ऑप्शन ए। इसी प्रकार का जो है यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में दो अमीनो अम्ल के बीच जो है पेप्टाइड प्रकार का बंध बनता है, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। सिंपली आपको आंसर देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे कहते हैं, यानी कि व्हेन अ pyridine इज बेस इज सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ प्यूरिन इन अ म्यूटेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उस चीज को? 15 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ट्रांसवर्सन, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो जब भी प्यूरिन की जगह पर पिरामिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे कहते हैं ट्रांसवर्सन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सन। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उसे कहते हैं, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक कहते हैं या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं या फिर पोलिम्ब्रियोनी कहते हैं या फिर एपोकॉर्बिक कहते हैं? बायोलॉजी का वर्ड है, थोड़ा सा टिपिकल है, अच्छा से आप लोग पढ़ के आंसर दीजिए वीडियो को रोक करके। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है एंडोस्पर्मिक, ठीक है, एंडोस्पर्मिक, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जिस परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें हम लोग एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन से डैश का निर्माण होता है। डैश मतलब अंडाणु का निर्माण होता है या फिर युग्मनज का निर्माण होता है या फिर कोरक पुटी का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुरुष और स्त्री का जो युग्मों का संलयन होता है तो उससे कौन चीज का निर्माण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 17 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा दोस्तों वो है युग्मनज का, यानी कि ऑप्शन बी। तो पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, संगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण में विकसित हो जाते हैं। संगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण में जो विकसित हो जाते हैं, क्या विकसित हो जाते हैं? यानी कि संगर्भता के दूसरे माह तक सिर पर बाल, सभी प्रमुख अंग या फिर पाद एवं अंगुलियां या फिर पूर्ण रूप से सभी अंग। पाद एवं अंगुलियां मतलब लिम्स एंड डिजिट्स, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है पाद एवं अंगुलियां, ऑप्शन सी, लिम्स एंड डिजिट्स, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के जस्ट 2 महीने बाद, गर्भवती होने के जस्ट 2 महीने के अंदर उसमें जो है डेवलप हो जाता है लिम्स एंड डिजिट्स, यानी कि पाद और अंगुलियां। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, शुक्राणु में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। शुक्राणु में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम फाउंड इन स्पर्म इज, 19 का जो राइट आंसर है बिल्कुल इनमें से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। शुक्राणु में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं इनमें से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, रिलैक्सिन स्रावित होता है। ये क्वेश्चन आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, 100% है। रिलैक्सिन यानी कि रिलैक्सिन स्क्रेट प्रोम, यानी कि रिलैक्सिन जो स्रावित होता है वो कहां से? गर्भाशय से, अपराशय, डिंबवाहिनी नलिका से या फिर अंडाशय से? तो 20 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अंडाशय से, यानी कि ऑप्शन डी, ओवेरी से। क्या बोलते हैं? ओवेरी, ठीक है। तो रिलैक्सिन कहां से स्रावित होता है दोस्तों? अंडाशय से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं। महिलाओं में शल्य क्रिया के द्वारा बांध्यकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं नलिका उच्छेदन या फिर शुक्रवाहक उच्छेदन या फिर अंतरोप या फिर रोधक। तो 21 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा नलिका उच्छेदन, यानी कि ऑप्शन ए। तो क्या कहते हैं दोस्तों? नलिका उच्छेदन कहते हैं। महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा जो बांध्यकरण की प्रक्रिया है, ठीक है, फेबल प्रोसेस जो है उसको क्या बोला जाता है? उसको सिंपली बोला जाता है नलिका उच्छेदन। प्रोसेस का नाम क्या है? सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं शल्य क्रिया द्वारा बांध्यकरण प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22,
नर जर्मिनल कोशिका होती है, द्विगुणित होती है, अगुणित होती है, या फिर त्रिगुणित, या फिर इनमें से कोई नहीं, डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, ट्राइप्लॉयड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेल जर्मिनल यहाँ पर आपको सिंपली पूछ रहा है। 22 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द्विगुणित। तो नर जर्मिनल कोशिका होती है, द्विगुणित होती है। राइट आंसर आप लोग ऑप्शन ए याद रखिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सुजाक जिसको बोलते हैं गोनोरिया जो रोग है वो कौन सा रोग है? जल जनित रोग, हवा जनित रोग, या फिर यौन संचारित रोग, या फिर रोग नहीं है? तो 23 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है यौन संचारित रोग, यानी कि ऑप्शन सी। तो सुजाक गोनोरिया जो रोग है वो यौन संचारित रोग नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोफोबिया एवं एड्स जो होता है वो कहां पर होता है? सिंपली हाइड्रोफोबिया एवं एड्स ये दोनों जो किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण, कृमि के कारण, वायरस के कारण, या फिर जीवाणु से, यानी कि किनसे होता है? सिंपली क्वेश्चन पूछा। 24 का जो राइट आंसर है वो आपका वायरस होगा। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं। हाइड्रोफोबिया एवं एड्स जो है वो वायरस के कारण होता है। किसके कारण काउज होता है? काउज बाय वायरस। अब आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, बीसीजी का टीका बच्चों को किस बीमारी के बचाव में किया जाता है? देखिए आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं ले जा रहा, आप लोग फटाफट आंसर देते हुए चलिए, इससे आपका मनोबल इच्छा बढ़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीसीजी का टीका जो हम लोग बीसीजी का जो टीका देते हैं, मतलब बच्चे को जो दिया जाता है वो किस बीमारी के बचाव के लिए? डायरिया, क्षय, या फिर पोलियो, या फिर हैजा, यानी कि डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस, या फिर पोलियो, या फिर कोलेरा। कोलेरा का हिंदी हैजा होता है, बाकी पोलियो को पोलियो बोलते हैं, कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस, ये आसान वर्ड है तो आप लोग टीबी वगैरह याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बीसीजी का जो टीका दिया जाता है वो किस प्रकार के बचाव में किया जाता है? 25 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है क्षय, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो बीसीजी का टीका जो दिया जाता है वो सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल उच्च दुग्ध उत्पादक की है? मतलब कौन सा गाय है निम्न में से जो कि उच्च दुग्ध उत्पादन करता है, यानी कि मिल्क जो है वो ज्यादा देता है? डोरसेट, या फिर होलेस्टीन, या फिर पासमीना, या फिर नेलोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है होलेस्टीन, यानी कि ऑप्शन बी। तो निम्न में से जो होलेस्टीन गाय का जो प्रजाति है, जो नस्ल है, वो उच्च दुग्ध उत्पादक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 27, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सी मछली समुद्र में पाई जाती है? लेबियो, कतला, कलेरिस, या फिर बॉम्बे डक। तो कौन सा मछली है जो कि समुद्र में पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बॉम्बे डक, ठीक है। क्या हो जाएगा? बॉम्बे डक। तो बॉम्बे डक जो है, यानी कि बॉम्बे डक जो है वो आपका मछली समुद्र में पाई जाती है, सी में पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, मधुमक्खी पालन को कहते हैं? एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरिकल्चर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा एपीकल्चर, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। बी कीपिंग इज कॉल्ड एपीकल्चर। दोस्तों हम लोगों ने टोटल 28 ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया है, यानी कि इंपॉर्टेंट 28 ऑब्जेक्टिव, ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपको नहीं करवाने, सभी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो होता है वो कम ही होता है हमेशा, तो सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको करवाए हैं। जैसे पार्ट 1 में करवाए, जैसे हम लोगों ने पार्ट 1 में किया था, यानी कि पहला वीडियो, उसी के बाद ये दूसरा वीडियो, फिर ये तीसरा वीडियो आज बन रहा है, ठीक है। तो तीसरा वीडियो में भी हमने आपको 28 ऑब्जेक्टिव करवाया। अब उसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। सबसे पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए चैट सेक्शन में कि आप लोगों का 28 में से कितना सही हुआ। ये चीज को कमेंट जरूर करना है, चाहे चैट सेक्शन में कमेंट में जा भी हो। अब हम लोग दोस्तों लघु उत्तरीय को करेंगे। इसमें क्या करना है, आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो सके, और कम से कम क्वेश्चन को जरूर लिख लेना है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि कम से कम ध्यान तो रहे कि क्वेश्चन क्या, तभी तो आप आंसर देंगे। तो हम लोग फटाफट एक एक करके पहले लघु यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर देखेंगे टाइम बचेगा तो उसके बाद फिर हम लोग दीर्घ क्वेश्चन में जाएंगे, और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि अपरा से स्रावित हार्मोन कौन से है, यानी कि जो प्लासेंटा से जो होते हैं, यानी कि अपरा से जो स्रावित हार्मोन होते हैं वो कौन से है। सिंपली आपको नाम पूछ रहा है। तो सबसे पहला है वो आपका अपरा से स्रावित होने वाले जो हार्मोन है वो निम्न है। एक है मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, जो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये इंग्लिश वर्ड है, थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कत होगा, बट आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन आपका लिखा हुआ, उसके बाद कोरियोनिक लिखा हुआ, उसके बाद गोनेडोट्रोपिन HCG, ठीक है। तो सबसे पहला आपको सिंपली ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये सिंपली आपको लिखना है कि मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन। दूसरा आपका मानव अपरा लेक्टोजन, क्या है? मानव अपरा लेक्टोजन। तीसरा आपका एस्ट्रोजन। चौथा आपका प्रोजेस्टेरन, ठीक है, प्रोजेस्टोजन। तो दोस्तों अपरा से स्रावित होने वाले इनमें से 4 है, जो कि मैंने आपको बताया। शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपको कम शब्दों में ही आंसर देना है। इंग्लिश वाले बच्चे आराम से पढ़ लेंगे। ह्यूमन कोलोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको हम लोग शॉर्टकट में HCG भी बोलते हैं, HPL भी बोलते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको भी बताया दुग्ध स्रवण वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो गाय होता है उसको मैंने आपको जाति बताया। लास्ट वाला क्वेश्चन था आपका। अब यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि दुग्ध स्रवण के क्या है, दुग्ध स्रवण जो है वो क्या है। सिंपली आपको यही क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिए। संगर्भता के दौरान स्त्री के स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार के बदलाव आते हैं। संगर्भता के दौरान यानी कि किसके दौरान? प्रेगनेंसी के दौरान। संगर्भता मतलब प्रेगनेंसी, गर्भवती यानी कि एक प्रकार का प्रेगनेंसी के दौरान स्त्री के स्तन में, सीनी में जो है कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं। और संगर्भता के अंत में यानी कि प्रेगनेंसी के अंत तक इसे दूध उत्पन्न होने लगता है, इनसे जो है
दूध निकलने यानी कि उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं दुग्ध स्त्रवण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लैक्टेशन। तो आप लोग अच्छे से समझ गए दुग्ध स्त्रवण का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ऑस्ट्रेलोपिथेसीन क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेसीन मानव, जिसको हम लोग बोलते हैं आदि मानव, इसके जो उत्पत्ति स्थल एवं दो विशेषताओं का उल्लेख करें। सिंपली आपको पूछ रहा है कि भाई इसका उत्पत्ति स्थल और दो विशेषताओं का जो है उल्लेख करने के लिए आपको सिंपली कह रहा है किसका, आदि मानव का है, जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेसीन मानव। लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व यानी कि लगभग 2 मिलियन यानी कि 20 लाख, 1 मिलियन बराबर होता है आपका 10 लाख, तो 2 मिलियन बराबर 20 लाख, ठीक है। तो लगभग 20 लाख वर्ष पहले, 20 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेसीन मानव पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों पर पाए जाते थे। पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों पर पाए जाते थे। उनकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित थी। सबसे पहले ये पत्थर से बने हथियारों से शिकार करते थे। दूसरा है ये फलों का जो है भोजन करते थे, ये फलों का ही भोजन करते थे। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है, शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको दो ही शब्द लिखना है। एक तो सबसे पहला कि भाई वो पत्थर का जो हथियार बना हुआ होता था उन्हीं से वो जो है शिकार करता था जानवरों का, सभी का, ठीक है, और ये फल का ही भोजन करता था। और 2 मिलियन साल पहले जो है मानव पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों पर पाए जाते थे। तो कहां से उसकी उत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति स्थल कहां है भाई, आपको सिंपली देना है पूर्वी अफ्रीका के घास स्थल पर पाए जाते थे, ठीक है। और विशेषता मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे, वीडियो लंबी बन जाती है इसलिए मैं ज्यादा नहीं डिस्कस करता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, विकास की क्रिया में ह्यूगो डी व्रीस की भूमिका क्या थी। विकास की क्रिया में जो ह्यूगो डी व्रीस है, ह्यूगो डी व्रीस, इसकी क्रिया क्या थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। 20वीं सदी के प्रथम दशक में ह्यूगो डी व्रीस ने इवनिंग प्राइमरोज पर काम करके उत्परिवर्तन के विचार को आगे बढ़ाया एवं बताया कि उत्परिवर्तन ही प्रजाति की उत्पत्ति का कारण होता है। इन्होंने इसे सॉल्टेशन यानी कि विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम बताया। समझ गए। तो विकास की क्रिया में ह्यूगो डी उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, बट आप क्वेश्चन को देख लीजिए, पूछ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चुना गया है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, जो आपको बोलना है, कई बार पूछे जा चुके हैं, 10th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि समजात अंक किसे कहते हैं। होमोलोजस यानी कि समजात अंक जो है किसे कहते हैं, और सिंपली आपको उदाहरण, चाहे नहीं भी बोले उदाहरण, तब भी आपको उदाहरण देना, ठीक है। देखिए वैसे अंक, ध्यान देंगे आप लोग, वैसे अंक जो समान उद्भव और संरचना के होते हैं, यानी कि समान उद्भव और संरचना जो है समान होते हैं, किंतु एक दूसरे के कार्य भिन्न होते हैं। यानी कि वैसे अंक जो समान संरचना के होते हैं लेकिन उसका जो काम है वो एक दूसरे का अलग होता है, समजात अंक कहलाते हैं। सिंपल डेफिनेशन, संरचना समान, काम अलग, उसको कहते हैं समजात अंक। और उदाहरण के लिए आपको दे दिया गया है पक्षी और चमगादड़ के पंख, एक आपका पक्षी और एक चमगादड़ इसके पंख, या फिर मेढक और मानव का अग्रपाद, मेढक और मानव का जो अग्रपाद होता है वो भी समजात कहलाते हैं। पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो भी समजात कहलाते हैं, क्योंकि उनका उद्भव व संरचना जो है समान होने के बावजूद ये कार्य जो है अलग अलग करते हैं। मेढक का काम अलग है, मानव का काम अलग है, पक्षी का काम अलग है, चमगादड़ का काम अलग है। समझ गए। तो यही था आपका, यहाँ पर उदाहरण वगैरह सब कुछ दे दिए। अब समजात अंग और समरूपी अंग, अभी तो हम लोगों ने समजात अंग के बारे में समझा कि भाई बॉडी संरचना जो है वो समान होती है, कार्य अलग अलग होते हैं। अब समरूपी क्या होगा, तो समरूपी उसी का उल्टा हो जाएगा। चलिए उदाहरण भी दे देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया, अच्छे से समझ लेते हैं। कभी कभी आपको सिर्फ समरूपी का पूछ लेगा, कभी समजात या फिर कभी दोनों, तो अच्छे से समझिए। देखिए ऐसे अंग जो मूल, यानी कि समजात अंग के बारे में हम लोग समझ गए कि ऐसे अंग जो मूल रचना एवं उद्भव में समान होते हैं लेकिन अलग अलग कार्य करते हैं, अनुकूलित होने के कारण भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, समजात अंग कहलाते हैं, ठीक है। सिंपली उसका उदाहरण दिया गया, चिड़िया के पंख, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग और मानव का हाथ, उसके बाद समजात अंग है, लेकिन अलग अलग कार्य करने के कारण इनका जो रचना है वो भी अलग अलग है। तो क्योंकि ये काम अलग अलग करते हैं तो बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो काम के अनुसार अलग अलग बना हुआ है, ठीक है, लेकिन है ये समजात अंग, ठीक है। तो उसका मूल रचना एवं उद्भव जो है वो समान है। मूल रचना और उद्भव ये दोनों वर्ड आपको लिखना है, और इसका काम अलग अलग है। आपको एग्जांपल यहाँ भी दे दिए, आपको एग्जांपल ऊपर में भी दे दिए, मेढक, मानव, या फिर आप यहाँ बोल सकते हैं घोड़े का अग्रपाद और मानव का हाथ, तो कोई भी आप आंसर दे सकते हैं आराम से, ठीक है। अब यहाँ पर समरूपी समझ लेते हैं, समझा समझ के आप समरूपी देखिए, ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाते हैं। पहले क्या था, समान अंग था, कार्य अलग अलग था, अब कार्य सेम है और उसका जो बॉडी संरचना वो अलग अलग है। ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाते थे तथा समान सा दिखाई देते थे, परंतु मूल रचना व भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होता था, परंतु उसका जो मूल रचना है वो अलग होता था, उसी को समरूप अंग कहते थे। अब देखिए उदाहरण देखिए, तितली और पक्षी तथा चमगादड़ के पंख, तितली, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख जो है वो काम सेम करते हैं, उड़ने वाला, ठीक है, लेकिन देखने में भी एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी का जो उत्पत्ति है वो अलग अलग ढंग से होती है। तो इसको बोलते हैं समरूप, इसको बोलते हैं समजात। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है।
लामार्क सिद्धांत किन तथ्यों पर आधारित है? सिंपली आपको पूछ रहा है कि थ्योरी ऑफ लामार्क जो है वो किस चीज पर, कौन से फैक्ट पर बेस्ड है, कौन से चीज पर, कौन से तथ्य पर आधारित है, उसी चीज को लिखने के लिए कह रहा है। देखिए लामार्क का सिद्धांत निम्न तथ्यों पर आधारित है। सबसे पहले बड़े होने की प्रवृत्ति पर, यानी कि टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, यानी कि बड़े होने की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, उस पर है। उसके बाद वातावरण का सीधा प्रभाव पर, यानी कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण का सीधा प्रभाव पर। उसके बाद अंगों के कम या अधिक प्रयोग पर, इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। उसके बाद आपका चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो आपका जो है लामार्क का सिद्धांत किन तथ्यों पर आधारित है? चार तथ्य है। शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए दिए, वैसे बहुत तथ्यों पर आधारित है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, तब फिर आपको बताएंगे। अब देखिए बाह्य निषेचन को परिभाषित करें, इनकी कहानियां बताइए। सिंपली बाह्य निषेचन तो भाई एक प्रकार का हानि है, लेकिन आप लोग समझिए पहले बाह्य निषेचन होता क्या है और इनका हानियां जो है यानी कि नुकसान जो है उस चीज को यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए दो भिन्न भिन्न एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है बाह्य निषेचन का इंग्लिश, दो भिन्न भिन्न यानी कि दो अलग अलग युग्मजों के द्वारा, युग्मज में आपका नर और मादा दोनों आ जाएगा, तो दो भिन्न भिन्न युग्मजों के द्वारा, यानी कि युग्मजों का जब संलयन होता है, जब भी जीव के शरीर बाहर होता है, संलयन जब जीव के शरीर के बाहर होता है उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी कि दो अलग युग्मजों का संलयन जब जीव के शरीर के बाहर हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्य निषेचन। अधिकांश ये जो है जल में ही संपन्न होता है। जैसे एग्जांपल दे दिया आपको शैवाल, उभयचर। एग्जांपल आपको याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है बाह्य निषेचन के एग्जाम्पल दे, उदाहरण दे, तो आपको सिंपली शैवाल और उभयचर याद रखना, ठीक है। अब बाह्य निषेचन की हानियां क्या है आपको दो लाइन में समझाने। सबसे पहला, जीवधारियों को अत्यधिक संख्या में नर एवं मादा युग्मकों को शरीर से बाहर मुक्त करना पड़ता है, अर्थात इनमें युग्मक संलयन के अवसर कम होते हैं। दूसरा, बाह्य निषेचन का एक दुर्गुण यह भी है कि परभक्षियों तथा शिकार एवं अन्य आपदाओं द्वारा युग्मक की संख्या में भारी कमी आ जाती है। तो ये आपका दो नुकसान है जो कि मैंने आपको बताया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9। उसके बाद टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आपका कितना, वीडियो भी लंबी बन रही है। चलिए उसका लॉन्ग क्वेश्चन, एक काम करते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को तो नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, फिलहाल आप लोग चलिए देखिए इसमें से जो आपका 9 वाला क्वेश्चन है वीडियो, ये भी इंपॉर्टेंट है और 10 वाला भी इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग 10 ही क्वेश्चन तक करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका बच जाता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि पहला जो पार्ट 1 हम लोग बनाए थे, पार्ट 2 बनाए थे, पार्ट 3 बनाए थे, तीनों में लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं किए। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का भी सीरीज बना देंगे, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन को ही करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग शॉर्ट को ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन में आ गए थे? क्वेश्चन में आ गए थे आपका, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ बीओडी, ठीक है। बीओडी क्या है, बीओडी को समझ लेते हैं, और एक आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए, फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। देखिए बीओडी सूक्ष्म जीवों के द्वारा पानी में घुले या फिर कणकीय पदार्थों के वायवीय निम्नीकरण के लिए ऑक्सीजन के प्रयुक्त होने की दर को जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग या फिर बीओडी कहते हैं। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग या फिर बीओडी कहते हैं। बीओडी जो है वो कार्बनिक पदार्थों द्वारा जल प्रदूषण का सूचक है, अर्थात बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें अस्वीकृत कर दे। उसके बाद स्वच्छ जल में यह कम तथा प्रदूषित जल में इसकी मात्रा अधिक होती है। स्वच्छ जल में इसकी मात्रा जो कम होती है, प्रदूषित जल में जो है अधिक होती है। अधिक बीओडी प्रदूषित जल का सूचक है। अधिक बीओडी जो है प्रदूषित जल, ये मतलब यानी कि अधिक बीओडी प्रदूषित जल का सूचक है, ठीक है। सिंपली आपको इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, आसान शब्दों में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम बताइए, यानी कि इंपॉर्टेंस कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम बताइए। जैव विविधता के 3 आवश्यक घटक निम्नलिखित है। सबसे पहला है आनुवंशिक विविधता, दूसरा जातीय विविधता, तीसरा पारिस्थितिकीय विविधता, पारिस्थितिकीय इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो ये टोटल आपका 3 था, हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हम लोगों ने आज टोटल 10 लघु उत्तरीय प्रश्न, 28 ऑब्जेक्टिव किया। अगर आप लोगों ने सभी को देख लिया अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो फिर से दोबारा को वीडियो को देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, समझ में आएगी। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग कर रहे हैं यहाँ पर पूर्ण तरीके से तैयारी करें, इसलिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज लाइक करो वीडियो को। लाइक करने पर दोस्तों हम लोगों को मोटिवेट मिलता है एक लाइक से आप लोगों का। और प्लीज प्यारा सा कमेंट करें कितना सही हुआ, और बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मस्त लगा या नहीं लगा। और वीडियो को शेयर जरूर करें, फैला दे एकदम, ठीक है। और यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से साइंस की तैयारी करी जाती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ भी बहुत जल्द शुरू होने वाला। मैं बार बार सभी वीडियो में बोलता हूँ शुरू होने वाला, लेकिन नहीं हुआ है, लेकिन 100% होगा किसी न किसी दिन। बस आपका सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी